हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग, जस्ट बी जॉयफुल. ठीक है, ओके. तो वेलकम बैक. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ओ भैया, अभी तक हम लोग चैप्टर 2 ही पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट. और ये है हम लोग का एपिसोड 5, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे. उससे पहले हम लोग ने प्रीवियस एपिसोड में क्या पढ़ा था वो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आज हम लोग पता चले आज क्या करने वाले हैं. ठीक है, प्रीवियस डे हम लोग ने समझा था कि डायमेंशनैलिटी मतलब क्या होता है, डायमेंशन मतलब क्या होता है, और डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब क्या होता है एक फिजिकल क्वांटिटी का. एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनैलिटी मतलब क्या हुआ, उसका डायमेंशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं. ये सब चीज हम लोग सीखे थे. ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स बहुत सारे एग्जांपल्स के. ठीक है, और आपको बस ये बात ध्यान रखने का जरूरी है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने को बोला गया है, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि ये फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है, या फिर इस फिजिकल क्वांटिटी का आप कौन सा इक्वेशन में इस फिजिकल क्वांटिटी को देख सकते हो. तो बस वहां से उसको सब्जेक्ट बना के निकाल दीजिए. ठीक है, ओके. देन फाइनली हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कि अगर वेरिएबल है तो डायमेंशनल वेरिएबल, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, अगर कांस्टेंट है तो डायमेंशन कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट. और डायमेंशनलेस कांस्टेंट आज हम लोग यूज करेंगे. डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या था? रियल नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस. ये जो सारा टाइप का नंबर्स फंक्शंस या फिर नंबर्स होता है, उसको बोलते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट. कांस्टेंट तो है, पर साथ ही साथ उसका कोई डायमेंशन भी नहीं है. आज हम लोग उसको यूज करेंगे. ठीक है, ये था प्रीवियसली. और आज पढ़ना है हम लोग को यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. मतलब कि आज पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशंस. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और इस प्रॉपर्टीज में से देखेंगे क्या यूजेस है उसका. अच्छा, इसी प्रॉपर्टी में आएगा आपका जो बहुत फेमस है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ये प्रॉपर्टीज में आ जाएगा. फिर हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन में. देखिए, नॉर्मली डायमेंशन का ना 3 यूजेस है, 1 2 3. ठीक है, पर आज हम लोग सिर्फ पहला 2 यूजेस पढ़ेंगे, और ये वाला यूज और इसका लिमिटेशंस हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कवर कर देंगे. फिर आपका हो सके तो चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा. ठीक है, ग्रेट. इतना हम लोग को समझ में. आज हम लोग क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर यूजेस पढ़ेंगे. ठीक है, एक है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, कि अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है, वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है. एंड फिर अगर मुझे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट में मूव करना है, तो कैसे मूव, जब हम मूव करेंगे तो एक कन्वर्जन फैक्टर होगा ना उसके बीच का, वो कन्वर्जन फैक्टर निकालना सीखेंगे हम लोग. ठीक है, चलिए बहुत बोल दिए, अब हम लोग आज का पढ़ाई शुरू करते हैं. तो चलिए अब हम लोग अपना आज का पढ़ाई शुरू करते हैं. यहां पर हम लोग ना कुछ प्रॉपर्टीज लिख के रखे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन. ठीक है, अब इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है. ये पहला प्रॉपर्टी क्या बोला है? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट. सही बात है कि अगर आप ये बोलिए ना, मतलब कि अगर आपका मान लीजिए फोर्स है, फोर्स का वैल्यू है 9.8 न्यूटन. इस केस में भी जो डायमेंशन ऑफ फोर्स होगा कितना होगा? फोर्स का डायमेंशन कितना होगा? m1 l1 t⁻². ठीक है, और इन अदर वर्ड्स, अगर आपका फोर्स का वैल्यू है 6.7 डाइन. डाइन पता ना क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स.
ये SI यूनिट ऑफ फोर्स, ये CGS यूनिट ऑफ फोर्स, फर्क नहीं पड़ता है। इस केस में जो डायमेंशन ऑफ फोर्स होगा वो भी m1 L1 T⁻²। तो हम लोग बोलते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी का कौन सा यूनिट है वो डायमेंशन को फर्क नहीं पड़ता है। डायमेंशन सिर्फ बताता है कि इसका डायमेंशन बोलता है मास लेंथ टाइम में क्या है, मास लेंथ टाइम किस सिस्टम में है वो नहीं बोलता है। क्लियर? सिंपली बोलता है कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, चलिए समझ जाऊंगा ये। नेक्स्ट ये थोड़ा अलग है। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स यूनिट एंड वाइस वर्सा। हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर मुझे डायमेंशन फॉर्मूला या फिर डायमेंशन निकालना है तो हम लोग को उसका डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा या फिर एक ऐसा इक्वेशन खोजना पड़ेगा जहां पर ये फिजिकल क्वांटिटी आता है, या फिर एक ऑप्शन और है जो है यूनिट निकाल के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है ए नहीं बोलते हैं एक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका एक्स का डायमेंशन क्या होगा बता नहीं पाएंगे हम लोग। मीटर किसके लिए होता है? लेंथ के लिए होता है। पावर कितना है? कुछ नहीं है, 1 मतलब L1। S है सेकेंड, टाइम के लिए ये हो जाएगा T⁻²। ये हो गया आंसर। मतलब कि अगर मुझे यूनिट पता है तो हम डायमेंशन भी तो निकाल सकते हैं। सिंपल सा बात है। एक और लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, आर्बिट्री लेते हैं। y मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका y का डायमेंशन आपको दिया हुआ है जो है क्या ले लें, m⁻1 L⁻², T⁻⁻1। चलो कुछ भी ले लिया, फर्क नहीं पड़ता। ये उसका डायमेंशन है। अब अगर डायमेंशन पता है तो यूनिट निकालना कौन सा बड़ा बात है। अगर आप चाहो तो एक सेकंड, हाँ, अगर आप चाहो तो SI यूनिट निकाल सकते हो। SI यूनिट क्या होगा? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और अगर CGS यूनिट चाहिए आपको तो वो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि SI यूनिट में मास होता है kg, लेंथ होता है मीटर, टाइम होता है सेकेंड, और CGS में ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। ठीक है, पर एक चीज नोटिस कीजिए। अच्छा एक सेकेंड बस एक सेकेंड 1 एक चीज ऑब्जर्व कीजिए आप ध्यान से प्लीज। चाहे आप SI यूनिट लिखिए या फिर CGS यूनिट लिखिए, डायमेंशन मतलब क्या होता है? ये पावर्स होता है ना, ये पावर्स होता है ना। देखिए आप SI यूनिट लिखिए या फिर CGS यूनिट लिखिए, दोनों में मास का पावर 1 है, लेंथ का पावर 2 है, टाइम का पावर -1 है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये चीज, ये वाला, कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है वो यूनिट पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो नंबर्स है, पावर्स है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? और दूसरा ये है कि अगर आपको यूनिट पता है आप डायमेंशन निकाल सकते हो, आपको डायमेंशन पता है तो आप यूनिट निकाल सकते हो। सिंपल सा बात है। ठीक, ग्रेट। नेक्स्ट, 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी may have same dimensions। कल देखे थे हम लोग, 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है पर दोनों का यूनिट सेम हो सकता है। देखे थे हम लोग। पहली बात, टॉर्क एंड वर्क के लिए, टॉर्क एंड वर्क जो है इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है। प्रेशर एंड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का एक्सप्रेशन सेम होता है। देखे थे हम लोग, याद आ रहा है आपको? कहाँ बताया जाए?
चलिए हम बताते हैं। टॉर्क का डेफिनेशन क्या है? टॉर्क टॉर्क का डेफिनेशन क्या होता है याद है? टॉर्क एक्चुअली क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का मतलब है मोमेंट ऑफ फोर्स। याद है क्लास 10 में पढ़े थे हम लोग? मोमेंट ऑफ फोर्स क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद आ रहा है ना? वही। तो ये क्या हो गया एक्चुअली में? ये फोर्स का यूनिट हो गया, ये लेंथ का यूनिट हो गया। फोर्स का यूनिट डायमेंशन ऑफ फोर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? इसका पता हम लोग कितना होता है? ये होता है, फोर्स का होता है m1 l1 t टू द पावर -2 इंटू l2 इंटू l1। तो फाइनली हो जाएगा ये m1 l2 t टू द पावर -2। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क है ना, ये टॉर्क का डायमेंशन है। और अगर आपको याद हो तो वर्क डन का डायमेंशन भी यही था, m1 l2 t टू द पावर -2। वर्क डन का भी डायमेंशन आप निकालोगे सेम ही आएगा। वर्क डन कहाँ लेते हैं लिख देना। वर्क डन का भी डायमेंशन निकाले ना, वर्क डन आप निकालो। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू सेम आएगा ही आएगा। हो जाएगा m1 l2 t टू द पावर -2। तो देखिए आपके पास दो क्वांटिटी है, एक है ये टॉर्क और एक है वर्क डन। ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, समझ में आ रहा ना? टॉर्क अलग है, वर्क डन अलग है, बट स्टिल दोनों का यूनिट दोनों का डायमेंशंस सेम है, ऐसा पॉसिबल है। सिमिलरली प्रेशर एंड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का भी सेम है। प्रेशर क्या होता है? लास्ट देखे चलो, फोर्स पर यूनिट एरिया। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है, यहां पे किए थे हम लोग, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे देखोगे कि दोनों का डायमेंशन सेम आएगा। ठीक, ग्रेट, ये हम लोग समझ गए डायमेंशन प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये तो सिंपल सा बात है कि अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड करोगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा उसका डायमेंशन कंप्लीटली डिफरेंट होगा। यहाँ पे देखिए ना, दो को मल्टीप्लाई किया है, इसका डायमेंशन ऑफ फोर्स है, डायमेंशन ऑफ लेंथ पर जो आया और डायमेंशन ऑफ टॉर्क है कॉमन। दो आप मल्टीप्लाई करेंगे दो फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग डायमेंशन का, तो आंसर तो आएगा अलग, बस वही बोला गया। ठीक है, ओके। ये चार प्रॉपर्टीज जो है ना बहुत बेसिक है, अगर हम नहीं भी बताते फिर भी आपको समझ में आता। ठीक है, बट अब हम लोग को एक प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, वो हम यहाँ लिख सकते थे पर हम लिखे नहीं हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग साथ में डिस्कस करके पढ़ा जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखिए आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग ये फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम लोग साथ में पढ़ा जाएगा, साथ में लिखा भी जाएगा। अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है? ये सिंपली बोलता है कि ओनली दोज फिजिकल quantities, only those physical quantities, only those physical quantities can be added or subtracted. Only those physical quantities can be added and subtracted which have equal dimensions thereby the resulting physical quantity will
also have the same dimension, also have the same dimension. देखिए बहुत ट्रिवियल है, पर सारा यूजेस जो हम लोग करेंगे ना, आज जितना भी यूजेस पढ़ेंगे आगे भी, सब इसी पर बेस्ड है. देखते हैं कैसे. बोला है ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव इक्वल डायमेंशंस. ठीक है, एंड जो रिजल्टिंग डायमेंशन होगा उसका भी सेम होगा, एंड जो रिजल्ट होगा फाइनल रिजल्ट उसका भी आंसर सेम होगा. चलिए यही समझते हैं क्या बोला जा रहा है. यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इफ ये a प्लस बी प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर a b c d x अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ c मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ d मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x. ये चीज जरूरी है कि अगर आपका सारा डिफरेंट फिजिकल को ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है, वो मायने नहीं रखता है, और रिजल्ट फाइनल रिजल्ट x आ रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि हर एक टर्म या फिर हर एक टर्म बेटर वर्ड है, हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा. ठीक है, या फिर अगर ऐसे लिखे हम इफ, अच्छा इसका मतलब समझना पड़ेगा आपको कि जब ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना, तो हम लोग डायमेंशन ऑफ इस क्वांटिटी का बात कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ डी का बात कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ सी, डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ ए. नोटेशंस पे ध्यान देना पड़ेगा. ठीक ठीक, ग्रेट. अब देखिए एक और समझते हैं. इफ अगर ऐसा हो तो a प्लस बी इंटू सी माइनस डी बाई ई इज इक्वल टू पी क्यू. इसका मतलब क्या हुआ? अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये फिजिकल क्वांटिटी को इसके साथ ऐड किया गया है, ये पूरा के साथ में ये फिजिकल क्वांटिटी को ए को प्रोडक्ट ऑफ इसके साथ ऐड किया गया है, एंड सिमिलरली इसको इसका डी बाई ई जो फिजिकल क्वांटिटी को माइनस किया गया है, और फाइनल रिजल्ट पी इंटू क्यू आया है. तो यहां से क्या मतलब बन रहा है? अगर ये लॉजिकली करेक्ट होना है, इसको अगर हम चाहते हैं इन दोनों को ऐड करने के लिए, तो डायमेंशन ऑफ ए अगर हम चाहते हैं कि ये एडिशन पॉसिबल हो, सब्ट्रैक्शन, तो क्या देखना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा कि डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी सेम एज द डायमेंशन ऑफ बी एंड सी का प्रोडक्ट, सेम एज दैट ऑफ डी बाई ई का डायमेंशन. मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है डी बाई ई का, आप डायमेंशन निकालिए, वो सेम होगा ए के बराबर, एंड दैट मस्ट आल्सो बी इक्वल्स टू पी क्यू. इसका मतलब ये हुआ, ये बोलना चाहते हैं हम आपको, which implies dimension of A must be equals to dimension of B into C must be equals to dimension of D by E and must be equals to dimension of P into Q. समझ में आया? ये है. In other words हम लोग ये भी बोल सकते हैं, in other words the dimension of each term of an equation, dimension of each term of an equation present on both sides, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, must have the same dimension, must have the same dimension. ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि
एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें कोई भी टर्म्स हो, सबका डायमेंशन सेम होगा। और इसी को बोला जाता है, इसी स्टेटमेंट को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, तो यहां से हम लोग को पहला यूज मिल जाता है कि, ध्यान सुनेगा, यहां से हम लोग को पहला यूज मिल जाता है, यूज वन मिल जाता है। यहां से यूजेस, अगर हम यूजेस का बात करें, यूजेस ऑफ डायमेंशन का, यूजेस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस, अगर हम यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का बात करें, यहां से मुझे पहला मिल जाता है जो है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन। सॉरी, क्या है वो है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। ये पहला यूज है। और वो क्या है कि अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है, मुझे चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, सिंपली मुझे देखना पड़ेगा कि उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो या फिर राइट हैंड साइड में, फर्क नहीं पड़ता है, हर एक टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो कहां लिख इसको हम, इसका स्टेटमेंट हमको लिखना है, पहले ये लिखे हम लोग, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इसका मतलब ये हुआ, इसका दैट इज which implies the equation an equation is said to be dimensionally correct, said to be dimensionally correct if all the terms in the equation have same dimension। मतलब ये कुछ, ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो कुछ नया नहीं है, बस इसी का कन्वर्स स्टेटमेंट है और कुछ नहीं। ठीक है, पहला यूजेस है, ये यूजेस वन है। हम फिर से बोल रहे हैं, पहले हम लोग ये स्टेटमेंट लिखें, फिर ये समझें इसका मतलब क्या होता है, फिर ये स्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट यूज, और उसका स्टेटमेंट ये है। ठीक, अब क्या, बस हो गया। अब न्यूमेरिकल्स करेंगे लोग। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल्स करते लोग। आप कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए, अच्छा, क्वेश्चंस करने से पहले एक एग्जांपल से समझ ले कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। एग्जांपल देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए काम करते हैं हम लोग। लेट अस कंसिडर एन इक्वेशन फॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी of a body falling freely under gravity। ठीक है, और याद है आपको एक्सप्रेशन हम लोगों ने प्रूव किया था, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये एक्सप्रेशन याद है, दैट इज E इज इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस mgh। याद है एक्सप्रेशन, जहां पे v क्या है, m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h है हाइट अबव द ग्राउंड। ठीक है, हम लोग को चेक करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, ओके,
चलिए देखते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड में कितना टर्म्स है? सिर्फ एक टर्म है, क्या है? ई। देखो ई क्या है एक्चुअली में? एनर्जी है। ई क्या है? एनर्जी है ना। एनर्जी क्या होता है एक्चुअली में? वर्क होता है। और वर्क का डायमेंशन तो याद है ना आपको? वर्क का डायमेंशन प्लीज याद कर लीजिए, क्या है? m1 l1 t टू द पावर माइनस l2 t टू द पावर माइनस 2। ठीक है, बस हो गया। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में आते हैं। अब राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है? फर्स्ट टर्म है हाफ एम वी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अगर मुझे इसका डायमेंशन निकालना है, देखिए हाफ एक नंबर है। हाफ क्या है? एक रियल नंबर है। और क्या रियल नंबर का कोई डायमेंशन होता है? रियल नंबर का कोई डायमेंशन होता है? नहीं होता है। तो इसको छोड़ दीजिए। तो बचा सिर्फ यहाँ पे डायमेंशन ऑफ m इंटू डायमेंशन ऑफ v। m क्या है? मास, उसका डायमेंशन क्या होगा? सिंपली m1। और ये क्या है? v। ओ v स्क्वायर है ना, v स्क्वायर। v क्या है? वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर। देखिए सुनिए, मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? एल टी माइनस वन। आपको ये सब चीज आना चाहिए, छोटा मोटा चीज। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क। ठीक, तो यहां से ओ इसका स्क्वायर है। अगर इसका स्क्वायर से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा m1, ये l1 है, स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2। देखिए ये भी सेम है, डायमेंशन सेम है। ग्रेट। एक और टर्म है mgh। mgh का डायमेंशन क्या होगा? m का डायमेंशन, मास का डायमेंशन। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेम वही होगा एक्सेलरेशन की तरह। तो हो जाएगा l t टू द पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, l t टू द पावर माइनस 2। और फाइनली h क्या हाइट है? ये भी l ही होगा। मल्टीप्लाई कीजिए, m तो एक ही बचा है, m1, l यहाँ पर है, l यहाँ पर है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा l2 और ये t टू द पावर माइनस 2। ठीक, समझ में आया? तो नोटिस कीजिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं एंड हेयर, खाली यहाँ लिखते हैं, ऐसे लिखना पड़ता है हम लोग को। हेयर डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ m g h। Hence the equation is dimensionally correct। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल ये प्रोसेस है करने का। हमने बस आपको प्रोसेस बताया है कैसे करते हैं। ये एक इक्वेशन दिया हुआ था, मान लीजिए। कौन सा इक्वेशन नहीं है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी का है विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टर्म्स है? यहाँ एक है, यहाँ दो है। लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है, निकाल दिया, ये डायमेंशन आया। राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है। डायमेंशन निकालना तो सीख चुके हैं ना हम लोग, बस तो क्या इसका डायमेंशन निकालें, इसका डायमेंशन निकालें। अरे भैया तीनों का डायमेंशन सेम है, मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग समझ गए। ठीक है, अच्छा समझ में इतना ना। अब इस पर आइए, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए, बट सपोज हम लोग के पास क्या सिचुएशन है? बट सपोज E was equals to 9/5 mv square plus 7 mgh। ठीक है, अगर इक्वेशन ये भी दिया होता, ध्यान सुनिएगा, अगर इक्वेशन ये दिया होता तब क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि सिंस ये क्या है? एक रियल नंबर है। सिंस ये क्या है? 7,
एक रियल नंबर है, ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, तो स्टिल उस केस में भी E का डायमेंशन वुड हैव बीन सेम एज 9/5 mv स्क्वायर वुड बी सेम एज 7 mgh का डायमेंशन। ठीक है, ठीक है, मतलब कि द इक्वेशन वुड हैव बीन स्टिल डायमेंशनली करेक्ट। अभी भी ये जो इक्वेशन है अभी भी डायमेंशनली करेक्ट है। इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, बट वी नो दैट ग्लूकन, अरे ग्लूकन आ गया, हाँ, बट हम लोग को पता है ना, हम लोग ने प्रूव भी किया था क्लास 10 लेवल पे कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन एक्चुअली में ये है, ये नहीं है। मतलब कि द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट द इक्वेशन इज नॉट फिजिकल, इक्वेशन इज नॉट फिजिकली करेक्ट, फिजिकली करेक्ट। ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। वी नो दिस इज फिजिकली करेक्ट, वी नो, बस पास्ट नॉलेज से हम लोग को पता है हाँ ये एक्सप्रेशन करेक्ट है, पर ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा हम मिटा रहे हैं, समझो मुझे यहाँ पे एक स्टेटमेंट देना है आपको, प्लीज नोट कर लीजिए, एक हैशटैग देके, हैशटैग नोट, क्या चीज की डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन need not be physically correct, physically correct। अच्छा, ये फिजिकली करेक्ट कहने का मतलब है कि वो कोई लॉ नहीं है, लॉ। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि एक डायमेंशनली करेक्ट है मतलब नहीं कि वो सही है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में एप्लीकेबल है, वो नहीं है। ठीक है, बट dimensionally wrong equation must be physically wrong, must be PHYSICALL physically wrong to समझ में आया? अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। पर अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है तो गलती है, डायमेंशनली गलती है मतलब वो लॉ हो ही नहीं सकता है, बस यही बात है। ठीक है, तो ये आपको हमने एग्जांपल समझाया कि कैसे चेक करते हैं, और एक ये ड्रॉबैक है, इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सिंस रियल नंबर्स का डायमेंशन नहीं होता है तो वो कहीं भी अपीयर कर सकता है, हम लोग को पता नहीं है फिर, और फिर पता नहीं वो फैक्टर सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u to final velocity v and travels a distance s in time t. Check the dimensional consistency of the following equations. Also comment whether it is physical or not. मतलब कि आपको यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो इनिशियली वेलोसिटी u से मूव कर रहा था, अचानक से एक्सेलरेट हुआ तो वेलोसिटी v में पहुंच गया, सच वो डिस्टेंस कवर किया s इन टाइम t। समझ में आया कुछ? ग्रेट। मतलब कि s क्या है, डिस्टेंस है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम, a क्या है, एक्सेलरेशन। यहाँ भी सेम वही चीज है। ठीक है, आपको बोला है ये इक्वेशन क्या डायमेंशनली करेक्ट है, चेक करो। और अगर डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है तो क्या वो फिजिकली करेक्ट है, ये बताओ। चलिए चेक करते हैं हम लोग, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड, सॉरी ये है राइट, ये है लेफ्ट, पहले लेफ्ट हैंड चेक करेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड में क्या है, सिर्फ एक ही है, s। डायमेंशन ऑफ s क्या है, x एक्चुअली में क्या है, एक डिस्टेंस है। डायमेंशन ऑफ l क्या होगा, L1, बस हो गया, और कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि s तो बस डायमेंशन है, वो तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, डायमेंशन क्या होगा, l होगा। बढ़िया है। नेक्स्ट, राइट हैंड साइड में तो 2 टर्म है, बढ़िया है, चलो निकालो। पहले है ut का डायमेंशन, मतलब u क्या है, u है वेलोसिटी, मतलब ये क्या है, डायमेंशन ऑफ u इंटू डायमेंशन ऑफ t। u क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी याद है क्या होता है, l t माइनस 1 इंटू t। t क्या है, टाइम है, तो t कितना हो जाएगा, L1 बेस सेम है और मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाएगा, माइनस 0 हो गया, बचेगा सिर्फ L1। बढ़िया है। इसका चेक करते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा एक चीज नोटिस कीजिए आप, जैसे कि फिर से फैक्टर हाफ आ गया, हम लोग को तो पता नहीं है इसका डायमेंशन, क्योंकि रियल नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, उसको कुछ बोल नहीं सकते हम लोग, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं हम सिंपली डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इंटू डायमेंशन ऑफ टी का स्क्वायर। मतलब डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, याद है, एक्सेलरेशन यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा L t टू द पावर माइनस 2, और टाइम का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, सिंपल सा चीज है, टाइम का स्क्वायर मतलब टाइम का t का स्क्वायर, फिर से ये स्क्वायर क्या था, बचेगा L। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि हेयर डायमेंशन ऑफ s इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ut इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सिंपलाइज क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। अब अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या ये फिजिकली करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट है ये इक्वेशन। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तब हम देख सकते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं है। ये कौन सा इक्वेशन है, याद है, इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो डिराइव किए थे हम लोग क्लास 9-10 में, तो सही है, तो ये है फिजिकल लॉ है, एंड दिस फिजिकल करेक्ट भी है, ऑल्सो फिजिकली करेक्ट, ऑल्सो फिजिकली करेक्ट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इस पर आता है, तो बड़ा बात नहीं है, क्लिक करता है। ओके, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, समझ में आया ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। यहाँ पे इसका डायमेंशन निकालिए आप, v स्क्वायर का डायमेंशन क्या है, v क्या है, सिंपली वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का डायमेंशन का होल स्क्वायर, वेलोसिटी कितना होता है, l t माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, l स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2, ठीक है। एंड सिमिलरली u स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी सेम वही होगा, u का होल स्क्वायर which is equals to same l t minus 1 which is equals to l square t minus 2, बस, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है ये भी वेलोसिटी है, तो दोनों का यूनिट सेम होना ही है, ठीक ठीक। अब ओ लिखे नहीं हम तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, अब आते हैं राइट हैंड साइड, ठीक, बढ़िया है। ये क्या है, ये तो है 2a/s। अब इसका डायमेंशन निकालिए, तो ये 2 का तो कुछ पता ही नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन बाय डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट s। एक्सेलरेशन का याद है ना क्या था, अभी तो लिखे थे लोग, l t माइनस 2 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ s जो होता है l, और ये हो जाएगा l कैंसिल, बचेगा t माइनस 2। ओ हो, इन दोनों का डायमेंशन सेम है पर इसका बराबर नहीं है, मतलब हियर v स्क्वायर का डायमेंशन इज सेम एज u स्क्वायर का डायमेंशन बट इज नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस a/s का डायमेंशन, which implies
not dimensionally correct, not the equation is not dimensionally correct. अब अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो फिजिकली करेक्ट होने का तो कोई बात ही नहीं है. ठीक, ग्रेट. चलिए देखिए आपको एक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया. वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं. तो चलिए यही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं लोग. थोड़ा सा क्वेश्चन पता नहीं कौन सा नंबर है वो याद नहीं है. फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी. डायमेंशन ऑफ ए एंड डायमेंशन ऑफ बी हम लोग को निकालना है. ए बी सी अरे रुको यार, ए बी सी डी हटा दे. अच्छा नहीं लगेगा. ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 क्वेश्चंस हैं. इन तीनों क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपको ए बी दिख जाएगा. ए बी. और इस इक्वेशंस में आपको ए बी का डायमेंशन निकालना है. ये सेम लॉजिक पर बेस्ड है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर ही बेस्ड है. बस अलग टाइप का क्वेश्चन है जहां पर क्या होता है कि आपको तो ये पता है ना कि हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना पड़ेगा. तो बस वही थोड़ा बहुत क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा. ठीक है, ओके. चलिए अब आइए सोल्यूशन करते हैं हम लोग. सोल्यूशन नंबर 1. क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है वॉन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस इज P plus A by V into V minus B is equals to RT. आपको याद है आइडियल गैस इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV is equals to RT या फिर NRT जो भी बोल दीजिए. PV is equals to NKT या फिर NKT. PV is equals to RT. NRT. PV equals to N RT. ये PV equals NRT. हाँ ये होता है. ठीक है, हाँ ठीक है NRT. हाँ ठीक है, ओके. ये आइडियल गैस इक्वेशन है जो वैलिड है सिर्फ आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए वैलिड नहीं है. यहां पर P क्या होता है? P क्या होता है? प्रेशर. आइडियल गैस इक्वेशन है, गैस इक्वेशन है, तो P क्या होता है? प्रेशर. प्रेशर से बोल सब. सॉरी. P क्या है? प्रेशर है. V क्या है? वॉल्यूम. R क्या है? गैस कांस्टेंट. एंड T क्या है? T क्या था? टेम्परेचर. ठीक है. तो सिमिलरली यहां पे जो ये इक्वेशन दिया हुआ है P प्लस A बाई V, सॉरी हम कुछ गलती लिख देगा. आइडियल गैस इक्वेशन ये तो नहीं है यहाँ पे, तो ये तो नहीं होता है. यहाँ पर तो एक V स्क्वायर होना चाहिए, ये मुझे याद है आइडियल गैस इक्वेशन का बात. तो यहाँ पर हो जाएगा V माइनस B इज इक्वल्स टू RT. ठीक है, ये V स्क्वायर होगा यहाँ पर. ठीक है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ये भी V वॉल्यूम है. ठीक है, अच्छा. अब प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए. ये टर्म में, अच्छा पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसे आसान है. इसमें देखिए जो ब्रैकेट में लिखा गया है P प्लस A बाई वी स्क्वायर, पर हम लोग क्या पढ़े हैं कि सिर्फ वही दोनों टर्म को ऐड किया जा सकता है जिसका डायमेंशन सेम है. ठीक है, वही दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है जिसका डायमेंशन सेम है. देखो हम बोल सकते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या हम बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ प्रेशर मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A बाई V स्क्वायर. हाँ या ना, क्योंकि ये दोनों टर्म्स को हम लोग ऐड करेंगे. ऐड करने का नियम ये है कि दोनों का फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए. इसका सेम है. ठीक. अच्छा, P क्या है? प्रेशर. तो विच इंप्लाइज प्रेशर का डायमेंशन क्या याद है आपको? प्रेशर का प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स बाय डायमेंशन ऑफ एरिया. फोर्स का डायमेंशन याद है ना?
m1 l1 t टू द पावर -2 एंड एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर। ये हो जाएगा फाइनली, ये ऊपर जाएगा ये हो जाएगा m1 l -1 t -2। समझ में आया कि प्रेशर का डायमेंशन ये होता है जो हम निकाल लिए यहां पर पहले। m1 ये l2 नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 1 + -2 -1 इसे -1। ठीक ठीक, आते हैं यहां पर, ये क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ a बाई डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर। v क्या है v, अच्छा लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ v का होल स्क्वायर। v वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्टेट का बात किया गया है। तो v क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब डायमेंशन ऑफ v होता है l3। ये हो जाएगा सिंपली m1 l -1 t -2 इंटू डायमेंशन ऑफ a बाई l³ होता है v का, पर v स्क्वायर है तो ये l⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ a कितना हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको जब आप मल्टीप्लाई करो तो फाइनली डायमेंशन ऑफ a आ जाएगा m1, ये इसे मल्टीप्लाई और बेस सेम है तो पावर -1 + 6 l⁵ and t⁻⁻2 आंसर 1 5 -2 आंसर। यह है डायमेंशन ऑफ a। ठीक है, एंड सिमिलरली यहां पे देखिए v - b मतलब v - b सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग। इस केस में भी तो v का डायमेंशन और b का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं देखो डायमेंशन ऑफ b मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v जो है वॉल्यूम है विच इज इक्वल्स टू l³। टकाटक आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस जब बोली आपको समझ में आना चाहिए, ये पावर नहीं है, ये वेलोसिटी नहीं है, प्रेशर इक्वल्स टू, ठीक है समझ में आया, ग्रेट। चलो बढ़िया है, बहुत है बढ़िया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, पॉज करके एक बार वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार, तो देखिए आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो मतलब आप सीख गई बहुत कुछ। सोल्यूशन 2, ठीक है हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t इज x इक्वल्स टू a प्लस bt स्क्वायर। क्या क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू a प्लस bt स्क्वायर। x क्या है डिस्टेंस, t क्या है टाइम, कौन सा बड़ा बात है, which implies from principle of homogeneity का हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ x होगा डायमेंशन ऑफ a के बराबर और e होगा डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर के बराबर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया आपको, which implies डायमेंशन ऑफ a कितना है, x कितना है, डायमेंशन ऑफ x है, लेंथ है l होगा, इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां से देखिए डायमेंशन ऑफ a हो गया, विच इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ ए हो गया कितना, सिंपली एल के बराबर हो गया। अगर हम इन दोनों से देखें तो डायमेंशन ऑफ ए हो गया डायमेंशन ऑफ एल के बराबर। ठीक ठीक, पर अब अगर आपको डायमेंशन ऑफ ये निकालना है बी, तो आपको ये पार्ट और ये पार्ट कंपेयर करना पड़ेगा। देखो अगेन फ्रॉम 1 हम बोल सकते हैं bt स्क्वायर का डायमेंशन bt स्क्वायर का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल्स टू एल का डायमेंशन। पहले इन दोनों को कंपेयर किया तो ए का डायमेंशन मिल गया, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ b इंटू टी स्क्वायर।
मतलब टाइम का स्क्वायर, टाइम का डायमेंशन टी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एल। ये बी हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बी हो जाएगा, ये टी स्क्वायर नीचे आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा एल टी माइनस 2। आंसर यहाँ पे एक का डायमेंशन लेंथ है, बी का डायमेंशन एल टी इनवर्स 2। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, ये हो गया हम लोग का। अब फाइनली एक और लास्ट क्वेश्चन है, वो भी खत्म कर दिया जाए। For the equation below, a is equals to m1 plus a into b by p. A is equals to m1 plus a into b by p। और हमें बोल दिया है a क्या है, एरिया है, p है प्रेशर एंड m1 है मास। ठीक है, अच्छा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, बोल दिया है a क्या है, एरिया, a इक्वल्स टू एरिया है। देखो डायमेंशन ऑफ एरिया कितना होगा, एल स्क्वायर, सिंपल सा है, याद है, ग्रेट। क्या हो गया, m1 क्या है, मास है, which implies डायमेंशन ऑफ m1 कितना होगा, m1 होगा, m टू द पावर कैपिटल M टू द पावर 1। ठीक है, एंड p क्या है, p है प्रेशर। अभी निकाले थे हम लोग प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वहां से निकाल सकते हैं हम, कितना आएगा, which implies डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हो जाएगा m1l माइनस 1 t माइनस 2। ठीक, अभी निकाले थे लोग, यहाँ पर अपना कॉपी को थोड़ा पलट के देखिए, p का प्रेशर का डायमेंशन मिल जाएगा, यही था। ठीक ठीक, निकालना क्या हम लोग को, a और b का डायमेंशन। ठीक है, देखिए अब फिर से बैक टू बेसिक्स, m1 और a को ऐड किया जा रहा है, m1 और a को पहले ऐड किया जा रहा है। एडिशन कब पॉसिबल है, जब इन दोनों का डायमेंशन सेम हो, मतलब कि हियर डायमेंशन ऑफ a must be equal to dimension of m1 which is equal to dimension of m1। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, क्यों, क्योंकि दो टर्म्स को जब ऐड करते हैं, कब करते हैं, जब दोनों का डायमेंशन सेम हो, बस वही है। ठीक है, तो निकालना क्या, अब हम लोग को b निकालना है। b निकालने के लिए हम बोल सकते हैं अगेन वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके, डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ m1 प्लस m2, नहीं क्या a है, डायमेंशन ऑफ m1 प्लस a इंटू डायमेंशन ऑफ b बाई डायमेंशन ऑफ p। हाँ या ना, ये दोनों को अगर सेम होना है, इसका मतलब दोनों का डायमेंशन सेम होना पड़ेगा, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना पड़ेगा। तो बस हम उसको लिख दिया, डायमेंशन ऑफ ए कितना है, डायमेंशन ऑफ ए है एल स्क्वायर, गाना बजाना जो है इसको अभी, डायमेंशन ऑफ ए है एल स्क्वायर, पी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m1 l माइनस 1 t2, और देखिए m1 प्लस a दोनों का डायमेंशन सेम है, तो जो आंसर आएगा रिजल्ट, उसका डायमेंशन भी क्या होगा, मास ही होगा, तो वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये फाइनली हो जाएगा डायमेंशन ऑफ d। बस हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर दिए हैं, डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर दिए हम मुझे डायमेंशन ऑफ b निकालना था ना, हमने b को सब्जेक्ट बना दिया, a का डायमेंशन यहाँ लिखा, p का डायमेंशन वो भेज दिया उधर, डिवाइड कर दिया। ठीक ठीक है, तो विच इज इक्वल्स टू, विच इंप्लाइज फाइनली डायमेंशन ऑफ b कितना हो जाएगा, m1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा नहीं, l2 माइनस 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, l1 आएगा, और t माइनस, ओ रे क्या गलती कर दी बबुआ, ओहो क्या गलती हो गया, गलती हो गया, क्या गलती हुआ, ये -2 था, ये हो जाएगा l1 t -2,
हो जाएगा आपका इसका डायमेंशन। ठीक है, अच्छा आप इस डायमेंशन को देख के बता सकते हो ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या है? एल मतलब मीटर टाइम सेकेंड इनवर्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? एक्सेलरेशन। वेयर अगर सिर्फ ए का बात करें, ए क्या है? मास में सिर्फ, तो ये क्या है? एक्चुअली मास है। प्रूफ देखिए, फाइनली हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए। ठीक, समझ में आया ना? ठीक है, ये हो गया। अब एक कुछ नया चीज दिखाना है मुझे। आपको याद है ना, आपको याद है वो इंफॉर्मेशन कि एक रियल नंबर का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक का कोई डायमेंशन नहीं होता है। मतलब कि अगर आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मान लीजिए पहला केस v इज इक्वल टू u tan xt, ठीक है, at लिख देते हैं at। उसके बाद नंबर b p इज इक्वल टू p नॉट एक्सपोनेंट ln ऑफ v1 by v2, ठीक है, ठीक है। ओहो ऐसे तो मजा आएगा, इसको a लिख देता हूं, a। और फाइनली एक और एक्सप्रेशन लिख रहा है, और क्या लिखा है इसको? I इज इक्वल्स टू सम a इंटू e टू द पावर kx, ax, ठीक है। इस तीनों केस में ना ए का डायमेंशन निकाल लीजिए, ए बी, चलो ठीक है। ये तीनों केस में हम लोग ए और बी का डायमेंशन निकालना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज प्लीज ध्यान दीजिए, फिर से बोल रहे हैं, रियल नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन का वैल्यू हमेशा 0 होता है, क्या बोल रहे हैं, डायमेंशन लेस होता है, ठीक, ठीक, ओके, कोई बात नहीं है। तो आप दीजिए यहाँ ध्यान दीजिए, केस 1 में, केस 1 को ध्यान दीजिए, 1 में क्या बोला गया है? v इज इक्वल टू b tan ऑफ a इंटू t, ठीक है। सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू रियल नंबर होता है तो डायमेंशनलेस होगा, मतलब ये जो क्वांटिटी है ये डायमेंशनलेस है, tan ऑफ ये डायमेंशनलेस है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, विच इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ v इज सेम एज डायमेंशन ऑफ b। और v क्या है? ओ v तो बोले नहीं है ना, स्मॉल v वेलोसिटी है, ठीक है, कैपिटल V वॉल्यूम है, एंड कैपिटल P प्रेशर है, और बाकी सब ये I करंट है, और कुछ बचा, X डिस्टेंस है, और कुछ बचा T टाइम है। अब सब ठीक है, अब सब ठीक है। तो v क्या है? वेलोसिटी है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ v कितना होगा? वेलोसिटी के बराबर वो होगा lt -1, आंसर, बस हो गया। ये इंफॉर्मेशन कैसे मिला हम लोग को? इस बेसिस पे कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस होता है, ठीक है, ठीक है। अब आइए a का b निकाल दिया हम लोग, ये a का डायमेंशन कैसे निकाले हम लोग? अब फिर से नोटिस कीजिए, आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ऐसे लिखते थे ना, tan ऑफ सम एंगल 45 डिग्री, tan ऑफ सम एंगल 60 डिग्री, और या फिर cos ऑफ सम एंगल 75 डिग्री। जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं तो ये ब्रैकेट में क्या होता है? ये तो एक एंगल होता है ना, ये बोलिए या फिर ये बोलिए, हम लोग कैसे बात करते हैं? cos ऑफ सम एंगल, tan ऑफ सम एंगल, यही तो। पर हम लोग प्रीवियस डे ही देखे हैं, जो एंगल है
जो एंगल होता है वो भी एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस वेरिएबल है। एंगल भी तो डायमेंशनलेस है। एंगल भी तो डायमेंशनलेस है। इसका मतलब विच इंप्लाइज अगेन ये जो क्वांटिटी है a इंटू टी, डायमेंशन a इंटू टी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। विच इंप्लाइज हम बोल सकते हैं कि डायमेंशनलेस है, मतलब डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ t मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशनलेस है, कोई डायमेंशन ही नहीं है, मतलब L0 M0 L0 T0, बस हो गया। अब आपके पास पता है ये t क्या है, टाइम है, तो डायमेंशन ऑफ a कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब सिंपली हो जाएगा m। अच्छा देखिए, इसको ना हम सिंपली 1 मान ले रहे हैं, ये हो जाएगा 1 बाई कैपिटल T विच इज इक्वल्स टू T इनवर्स। दिखाई दे रहा है, इतना नीचे तक चलेगा हम, हाँ दिखाई दे रहा है। मतलब कि इस एक पहला इक्वेशन में जो a का डायमेंशन है वो टाइम का इनवर्स है। डायमेंशन ऑफ a क्या है, टाइम का इनवर्स, पर डायमेंशन ऑफ b क्या है, डायमेंशन ऑफ b क्या है, हाँ b का गया, डायमेंशन ऑफ ये है, वेलोसिटी का डायमेंशन है, ठीक है, समझ में आया। बस इसी पर बेस्ड है और कुछ नहीं, और ये वाला चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बाकी सारा एकदम सिंपल है, बाकी सारा भी एकदम सिंपल है, बस ये लॉजिक पर बेस्ड है। देखिए P इज इक्वल्स टू a ln b, P इज इक्वल्स टू a ln b बाई v2, v2 क्या है, वॉल्यूम है। अब सिंस देखिए ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, ln ऑफ समथिंग डायमेंशनलेस है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ a इज सेम एज डायमेंशन ऑफ p विच इज प्रेशर विच इज सेम एज m1 l माइनस 1 t माइनस 2, जो प्रीवियसली हम लोग कितनी बार निकाल चुके प्रेशर का डायमेंशन, ठीक है। एंड सिमिलरली ln ऑफ समथिंग, ये जो क्वांटिटी है इसका डायमेंशन भी तो सेम होना पड़ेगा। ये जो सॉरी ये जो क्वांटिटी है b बाई v2, ये भी तो डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि याद कीजिए जब भी हम लोग लॉगरिथम पढ़े थे हम लोग क्या लिखते हैं, log बेस 10 ऑफ 5 log बेस e ऑफ 20, तो ब्रैकेट में तो रियल नंबर होता है ना। जब भी हम लोग log ऑफ समथिंग कैलकुलेट करते हैं वो समथिंग क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, तो मतलब ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो भी डायमेंशनलेस होगा। मतलब हम बोल सकते हैं which implies dimension of b by v2 must be equals to 1, मतलब ये कोई डायमेंशन ही नहीं है, which implies dimension of b must be equals to dimension of v2 which is equals to l cube। क्यों? क्योंकि v2 क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन l cube। समझ में आया? ठीक है। एंड सिमिलरली फाइनली यहां भी वही लॉजिक है, यहां भी वही लॉजिक, एग्जैक्टली वही लॉजिक है कि सिंस जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू होता है वो रियल नंबर होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी सेम एज डायमेंशन ऑफ i, थर्ड के लिए। एंड सिमिलरली ये जो ax है e टू द पावर ax, ये भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। क्वांटिटी ax मस्ट बी डायमेंशनलेस, must be dimensionless, which implies dimension of a into dimension of x must be equals to 1, which implies dimension of a is equals to 1 by dimension of x। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा 1 by l which is equals to l इनवर्स। बस सिंपल सा चीज है। सिंस ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से डायमेंशनलेस आना चाहिए, तो ए का डायमेंशन क्या होगा, इनवर्स ऑफ टाइम। यहाँ पे दोनों का सेम है, यहाँ पे इनवर्स हो गया। बस यहाँ पे हम लोग सिंपली ये बोलना चाहते हैं कि
ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन का वैल्यू डायमेंशनलेस होता है, और जब भी आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का या लॉग का कोई वैल्यू या फिर एक्सपोनेंशियल कोई वैल्यू ले रहे हो, वो वैल्यू डायमेंशनलेस होता है। मतलब आप इसको 1 पकड़ सकते हो तो वहां से आप दूसरे का डायमेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, नेक्स्ट लॉ यूज करते हैं। तो चलिए फाइनली हम लोग नेक्स्ट सेकेंड यूज पे मूव करते, जो होता है क्या है सेकेंड यूज, वो है कन्वर्टिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम one system of unit to the other। मतलब कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन बोला है आपको कि कहाँ गया भैया, 20 अर्ज इज इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल, या फिर 300 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं हम। आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 20 और इसको आपको, अच्छा अर्ज क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी। अर्ज क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल भी यूनिट ऑफ एनर्जी, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट, एंड सिमिलरली न्यूटन क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स। डाइन क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट। आपको क्वेश्चन ऐसा बोला है कि आप 20 अर्ज को 1 जूल में कन्वर्ट कीजिए एंड 300 न्यूटन को 1 डाइन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको ये पता हो, बस इफ वी न्यू, अगर आपको ये पता होता कि 1 अर्ज कितना होता है तो 20 क्या होता है, बस को 20 से मल्टीप्लाई करता है आंसर। सिमिलरली आपको बस अगर ये पता होता कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, 1 न्यूटन कितना डाइन होता है, अगर मुझे ये पता होता तो हम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता। समझ में आ रहा है? तो टू कन्वर्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, हम लोग क्या करना पड़ेगा, द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू डू इज we need to find the conversion factor among the base units, among the base fundamental units, क्योंकि अगर मुझे एक बार ये बेस फंड, इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में, अगर हम फंडामेंटल यूनिट का कन्वर्जन फैक्टर निकाल लिए हैं, then just by multiplying the necessary, then multiplying the given numerical value will fulfill the purpose, will fulfill our purpose, अपना काम बन जाएगा, एकदम मज्जे में काम अपना बन जाएगा, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। बढ़िया है, नहीं जी, डोंट लेट गो एनीवन इन भाड़, कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। ठीक है, चलिए एक करते हैं इस दोनों के लिए। ठीक है, पहला किसके लिए करते हैं, इसको, ये 1 ये 2, आइए देखते हैं 1 के लिए। मुझे जानना है 1 अर्ज इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, 1 अर्ज इज हाउ मेनी जूल्स, ये जानना है मुझे। ठीक है, इसका प्रोसेस देखते हैं कैसे होता है, प्रोसेस देखते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, जूल एंड अर्ज आर यूनिट ऑफ एनर्जी। हेयर अर्ज कॉमा जूल, स्मॉल जे, हाँ स्मॉल जे, जूल आर यूनिट ऑफ
एनर्जी। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? एनर्जी का डायमेंशन होता है वर्क डन के बराबर, तो हो जाएगा m1L2T⁻²। सही है? सही है। मतलब मास में 1, लेंथ में 2, टाइम में -2 डायमेंशन है। ठीक है, जैसे ही आपको डायमेंशन मिल गया ना, फिर बहुत आसान है। तो लिखिए इन SI यूनिट एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का 1 जूल इज इक्वल्स टू, अब आता है मेन चीज, ध्यान दीजिएगा प्लीज। SI यूनिट में मास को क्या बोलते हैं? केजी, तो kg⁻1। लेंथ को क्या बोलते हैं? मीटर, तो मीटर⁻²। टाइम को क्या बोलते हैं? सेकेंड, सेकेंड⁻²। इसको एक इक्वेशन बना दीजिए। 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड। ठीक है? ठीक है। और इन CGS यूनिट क्या हम बोल सकते हैं? 1 अर्ज इज इक्वल्स टू 1 मास का होता है ग्राम⁻1 होता है 1 सेंटीमीटर⁻1 और ये होगा 1 सेकेंड⁻², इक्वेशन 2। ठीक है? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 1 अर्ज इज हाउ मेनी जूल। 1 अर्ज मतलब 1 अर्ज इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल। हम अर्ज को ऊपर रखेंगे तो हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2 वी गेट, क्या मिलेगा? 1 नहीं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 1 अर्ज बाई 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 ग्राम बाई 1 kg⁻1। 1 ग्राम बाई 1 kg⁻1, इन दोनों को साथ में रखे हम क्योंकि दोनों मास के लिए है। इन दोनों को साथ में रखते हैं, ये हो जाएगा 1 मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर⁻²। ठीक है? अब देखिए ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड ही है बस, दोनों का यूनिट सेम है, तो जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक ठीक। अब आप देखिए कन्वर्जन फैक्टर देखिए, 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 1000 ग्राम। हो जाएगा 1 ग्राम बाई 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब कैंसिल किया जाए तो ग्राम यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? यहां आ जाएगा 10⁻³ 1000 मतलब 10⁻³ और ये हो जाएगा 4 1/10⁻⁴ मतलब 1/10⁻⁷ 1/10⁻⁷, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷। दिखाई दे रहा है दूर तक? हाँ दिखाई दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं फाइनली कि 1 अर्ज इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁷ जूल। ये आ गया आपका आंसर। 1 अर्ज दैट इज 1 अर्ज इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁷ जूल। अगर 1 अर्ज 10⁻⁷ जूल है तो 20 अर्ज कितना होगा? 20 इंटू 10⁻⁷ जूल आंसर, बस हो गया। ठीक, क्योंकि अगर 1 अर्ज इतना है तो 20 कितना होगा? 20 इंटू दिस, सिंपल। क्लियर है? देखिए समझ में आया ना? इजी था ना? थैंक यू। अब देखते हैं ये वाला केस, ये प्रोसेस देख लीजिएगा, प्रोसेस देखो समझ में आएगा। यहाँ कॉपी कर लो, मिटा इसको हम। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग को देखना है कि 1 न्यूटन इज हाउ मेनी डाइन।
1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स। यहाँ पे अगर न्यूटन और डाइन का बात कर क्या है, हियर न्यूटन एंड डाइन आर यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट है। तो आपको डायमेंशन ऑफ फोर्स निकालना पड़ेगा। डायमेंशन ऑफ फोर्स पता है आपको, m1 L1 होता है T⁻²। तो अगर हम SI यूनिट का बात करें, SI यूनिट में फोर्स कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg 1 मीटर, ये तो रहेगा सही है, इक्वेशन 1। CGS यूनिट में सिंस फोर्स का बात करें डाइन होगा, तो 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम। अच्छा पिछली बार ना, इससे पहले वाला बार था, ये स्क्वायर था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर लिखे थे, यहाँ नहीं लिखे थे, ठीक है। ये भी, ये पहले स्क्वायर था, अब 1 हो जाएगा क्योंकि 1 है, ठीक है, वी गेट दिस, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे चाहिए 1 न्यूटन, इसको हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे न्यूटन को ऊपर रखना है। मुझे 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच, तो न्यूटन को हम ऊपर रख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 न्यूटन बाई 1 डाइन। तो फाइनली आपको ये 1, ये 2 था, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 10⁻² ही आएगा, 10⁵ हो जाएगा। एक सेकेंड, ओ अच्छा देखो देखो देखो, इतना तो ठीक था। जब डिवाइडिंग का बात आएगा तो क्या हो जाएगा, सिंस हम न्यूटन ऊपर लिख रहे हैं तो ये ऊपर आएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 kg बाई 1 ग्राम टू द पावर 1 इंटू 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर टू द पावर 1। और सेकेंड फिर से कैंसिल हो जाएगी, दोनों का यूनिट सेम है। यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है, यूनिट सेम कर देते हैं। 1 kg कितना होता है, 1000 इंटू 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर। अब ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा ना, जैसे पहले किए थे, फाइनली हो जाएगा 10⁵ डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो 300 कितना होगा, हो जाएगा 300 इंटू 10⁵ डाइन। क्यों, क्योंकि 1 न्यूटन अगर 10⁵ है तो 300 कितना होगा, 300 इंटू 10⁵, सिंपल, ठीक है। तो फिर से हम बोलना चाहेंगे आपको कि अगर हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू कन्वर्ट करना है एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में, मतलब CGS सिस्टम से SI सिस्टम में, तो उस केस में हम लोग को सिंगल बेस यूनिट के लिए कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे बेस यूनिट का कन्वर्जन फैक्टर पता चल जाएगा तो कोई भी नंबर को क्या करना है, सिंपल बस मल्टीप्लाई करने से काम हो जाएगा। और वो प्रोसेस ऐसे करते हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी को करना है आपको उसका डायमेंशन निकालिए, फिर SI यूनिट और CGS यूनिट में उसका डेफिनेशंस लिखिए, यूनिट लिखिए, और फिर आपको जो निकालना है उसको ऊपर रखिएगा, तो डिवाइड कीजिए, वैसे डिवाइड कीजिए, और बस यहाँ कन्वर्जन कीजिए कि 1 kg कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है, वो सब बाद में आंसर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम और 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर आज का एपिसोड खत्म कर जाएगा। पहले क्वेश्चन 1-2 और, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, क्या बोला है, अच्छे से बोला है, कन्वर्ट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम into MKS यूनिट, फुल स्टॉप। और बोला है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी दिया हुआ है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेरस G दिया हुआ है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा देखिए, ट्राई करते हैं क्वेश्चन समझाने का आपको हम। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस ट्राई कीजिए आप समझ पा रहे कि नहीं पा रहे हैं लोग। देखिए यहाँ सिंपल ये बोला हुआ है कि आपको, अच्छा रिकॉल करो, ये रिकॉल कीजिए। आपको याद है ये
pressure due to the height h of a liquid column COULMN, ये नोट बता रहे हैं, ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, बस याद दिला रहे हैं हम। लिक्विड कॉलम इज P इज इक्वल्स टू H रो G। ये चीज याद आ रहा है आपको कि यूज कर ही लेंगे उसको, लिखो लिखो लिखो। प्रेशर इज इक्वल H रो G। यहाँ पे H क्या है? H होगा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। G क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और G तो दे दिया। H रो क्या था? रो था डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। याद है ये चीज हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, अपथर्स्ट चैप्टर में, सर फ्लूइड्स में। ये एक्सप्रेशन याद है ना? नहीं याद है तो समझ लो इसको, ठीक है। देयरफॉर फॉर मर्क्यूरी प्रेशर कितना हो जाएगा? हाइट दिया हुआ है कितना? 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है कितना? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है 980 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखिए, ये सेंटीमीटर ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम, सेंटीमीटर, तो मतलब कि इसका जो वैल्यू है ये 76 इंटू 13.6 इंटू 980। आप लोग के पास कैलकुलेटर है, बोर्ड में अलाउड है कैलकुलेटर यूज करना, तो आप चाहे तो इसको यूज कैलकुलेटर कीजिए या फिर खुद सिंप्लीफाई कीजिए, आपका मर्जी है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये होगा सीजीएस यूनिट ऑफ सीजीएस यूनिट। मुझे पता नहीं प्रेशर का सीजीएस यूनिट क्या होता है, इसलिए हम बस लिख दिए यहाँ पर कि सीजीएस यूनिट। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हम बता सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 1.01298 इंटू 10 टू द पावर 6। मेरे को याद है, बस ये क्वेश्चन हम बताए तो आंसर याद होगा ना, इतना सीजीएस यूनिट आएगा। आप कैलकुलेटर में चेक कीजिए, यही आएगा, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है सिंपली कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इन सीजीएस यूनिट, दिस मच इज इक्वल्स टू हाउ मच इन एसआई यूनिट, इन एसआई यूनिट। मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये जानना पड़ेगा कि 1 CGS ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू हाउ मच SI ऑफ प्रेशर। मुझे ये फाइनली निकालना है। देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? पहली बात, हम लोग को लिक्विड कॉलम ऑफ मर्क्यूरी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया, वहां से हम प्रेशर निकाल सकते हैं ये रिलेशन यूज करके, ठीक है। पर ये जो प्रेशर का वैल्यू है वो सीजीएस यूनिट में है, ठीक है। पर क्वेश्चन ये बोला है कन्वर्ट दिस इनटू एमकेएस यूनिट। एमकेएस मतलब एसआई यूनिट, ये हो गया एसआई यूनिट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ओके, ये हो गया हम लोग का एसआई यूनिट। ग्रेट। अब देखिए तो क्वेश्चन कहां बस फंस गया? बस क्वेश्चन यहां फंस गया कि मुझे बस ये जानना है कि 1 सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर कितना होता है एसआई यूनिट। अगर मुझे ये पता चल गया फिर तो हम इजीली निकाल लेंगे इसको मल्टीप्लाई करके। इसको हम कहीं साइड में लिखना चाहते हैं, कहाँ लिखें हम इसको साइड में? ये वैल्यू हम यहाँ लिख दे रहा, P इज इक्वल्स टू 1.01298 इंटू 10 टू द पावर 6 डॉट CGS यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का CGS यूनिट, ठीक है। ठीक है, अब करते हैं हम लोग अपना कन्वर्जन पीरियड, क्योंकि हम लोग को तो वही करना है ना मेनली, तो जो हम लोग अभी सीखे हैं डायमेंशन से यूज करके कि कन्वर्जन फैक्टर कैसे निकालते हैं। क्योंकि अगर हम एक बार कन्वर्जन फैक्टर निकाल दिए फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो कन्वर्ट हो रहा है? प्रेशर। देयरफॉर प्रेशर का डायमेंशन क्या याद है? निकालेंगे नहीं हम, बता दे रहे फिर से हम, M1L-1 T-1 T-2, ठीक है।
ये था आपका प्रेशर का डायमेंशन। नहीं याद है तो आपको निकालना पड़ेगा खुद से। ठीक है, ये हो गया आपका। देयरफॉर इन सीजीएस यूनिट हम बोल सकते हैं 1 सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू मास, मतलब क्या हो जाएगा ग्राम 1, लेंथ क्या हो जाएगा मीटर, सॉरी सेंटीमीटर -1, और टाइम क्या हो जाएगा सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 लिखना भूल जा रहा है बार बार, यहाँ पे 1 लिखना मत भूलिएगा। 1 सेंटीमीटर, 1 ग्राम, 1 सेकेंड टू द पावर -2। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। सिमिलरली इन एसआई यूनिट हम बोल सकते हैं 1 SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू, SI यूनिट में मास क्या होता है kg, 1 kg टू द पावर 1, 1 मीटर टू द पावर -1 एंड 1 सेकेंड टू द पावर -2, इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप 1/2 कीजिए, डिवाइडिंग 1/2। अगर इक्वेशन 1/2 डिवाइड क्या जाएगा 1 सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल बाई 1 SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल। अब देखिएगा ध्यान से, मास साथ में अगर हम लें तो 1 ग्राम है, नीचे केजी है, अगर हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर आएगा 1/1000, डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक है, टू द पावर 1 इनटू ऊपर अगर हम लेंथ को साथ में लें सेंटीमीटर, नीचे मीटर, टू द पावर -1, मतलब 1/100 टू द पावर -1। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऊपर 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बस ये, और ये सेकंड तो इजीली कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/1000 इनटू, ये इनवर्स है ना, याद है x टू द पावर -1 क्या होता है 1/x, a/b होल टू द पावर -1 क्या होता है b/a, मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/1, ये कैंसिल, आंसर आएगा 1/10। मतलब कि मेरा आंसर आया, देखो मेरा आंसर आया क्या आया, 1 सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/10 इंटू SI यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, therefore अगर 1 सीजीएस इतना है, therefore pressure which is equals to 1.01298 into 10 to the power 6 CGS pressure is equals to 1.01298 into 10 to the power 6 into 1/10 into SI यूनिट। तो ये 10 अगर कैंसिल करेंगे आ जाएगा फाइनल आंसर, बाप रे बाप, इंटू 10 टू द पावर 5 SI यूनिट। फाइनली कन्वर्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया ना, मतलब कि बस वही सिंपल सा चीज है। पहले आप कन्वर्जन फैक्टर निकाल लीजिए, उसके बाद जो बोला है कर लो, कोई चाप नहीं है। ठीक है, बहुत लंबा हो गया, बहुत। आज हम लोग क्या पढ़ा, यूजेस पढ़ा, समझ में आया ना। ठीक है, और कुछ 1-2 बाकी है, नेक्स्ट एपिसोड में हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या और क्या, चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।